नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वाईफाई समर्पण चैनल में। मैं नंदू सिंह 31 अगस्त 2020 को आयोजित बीएसटीसी या डीएलएड परीक्षा के हिंदी के प्रश्नों का सॉल्यूशन लेकर के आया हूं। तो आइए हम हल करते हैं बीएसटीसी 2020 के हिंदी के प्रश्नों का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, पहला जो सवाल है कि असंगत विकल्प को चुनना है यहाँ पे, कि जो संगत नहीं है यानी जो सही नहीं है, ऐसे विकल्प को चुनना है यहाँ पे। देखिए, ये जो सवाल है ये बीएसटीसी जो 2020 में अभी आयोजित हुई है उसके ये सवाल, उसमें पूछे गए सवाल है ये। तो पहला असंगत विकल्प चुनना है। देखिए, पहले में क्या है, अभी प्लस नी प्लस आस, अभिन्यास, ये सही है। यहाँ अभी उपसर्ग है और नी प्लस आस न्यास व्यंजन संधि है, तो ये तो सही है, इसका ये संगत है। बी में देखिए, अभी प्लस वी प्लस आपती, अभिव्याप्ति, अभी उपसर्ग और वी जो वी प्लस आपती है, ये बी क्या है, यण संधि का उदाहरण है, तो ये भी सही है। अगला देखिए, सु प्लस स्तु प्लस अ प्लस सौष्ठव, तो यहाँ देखिए इसमें सौष्ठव व में अ उपसर्ग है, ये व उपसर्ग भी सही है, और ऊ का व अ उपसर्ग लेने से ऊ का औ हो गया, तो ये भी सही है। अब सी देखिए आप क्या है, सॉरी डी देखिए, डी में अनु प्लस संग स प्लस अंग प्लस इक, आनुषंगिक। देखिए, इसमें ये नहीं होगा कि अनु प्लस संग होगा, लेकिन यहाँ स प्लस अंग अलग अलग कर दिया तो सांग बन जाता है, यानी ये दीर्घ संधि का उदाहरण बन जाता है, तो सांग नहीं होगा। अनु या संग, अनु प्लस संग प्लस इक हो करके आनुषंगिक बनेगा। और आनुषंगिक का अर्थ होता है आप से आया हुआ, यानी स्वयं घटित होने वाला, कह सकते हैं अनावश्यक रूप से साथ होने वाला या सहवर्ती। तो इसका ये जो विश्लेषण है डी, ये सही नहीं है आनुषंगिक का, तो असंगत विकल्प इसमें डी होगा। आपको इसमें डी करना है। दूसरा सवाल देखिए कि रामायण शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। देखिए, रामायण शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय पूछा है। प्रत्यय एक ध्यान रखिए आप कि जो शब्दों के अंत में जुड़ते हैं वो प्रत्यय होते हैं और पहले लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं। तो देखिए, आयन, दूसरा अयन, सी में यन और डी में यण। देखिए, इसकी अपन संधि विच्छेद करें तो राम धन अयन होगा। ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। ऐसा व्यंजन में भी होता है, नयकारण है, लेकिन ये दीर्घ स्वर संधि का होगा। तो यहाँ अयन उपसर्ग है, और अयन देखिए किस में, इसमें ए में नहीं है, बी में है अयन। तो रामायण शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय अयन होगा। सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा। इसका सही प्रत्यय बी होगा, अयन। अगला सवाल देखिए कि निम्न में से कौन सा शब्द निसंग का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, यह पूछा है निसंग का पर्यायवाची नहीं है, ये पूछा है निसंग का पर्यायवाची नहीं है। तो निसंग का अर्थ होता है कि निर्भय, डर रहित। तो यहाँ पे देखिए सुरक्षित, निसंग का मतलब सुरक्षित भी होता है, ये भी इसका पर्यायवाची है। और निर्भय भी होता है, निर्भय यानी डर से रहित भी होता है। और निश्चित भी होता है, यानी किसी का डर नहीं, ये निश्चित है, बिना चिंता के है। लेकिन यहाँ देखिए डी, निसंग, ये नहीं होगा, क्योंकि निसंग का अर्थ है वो बिना साथ का या अकेला होता है। निसंग का अर्थ होता है बिना साथ का, बिना साथ का या अकेला, ये होता है निसंग का अर्थ। तो इसमें ये निसंग का पर्यायवाची नहीं है, ये डी होगा इसमें। इसका सही जो होगा ये डी होगा, डी निसंग का
पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि निसंग का अर्थ होता है बिना साथ का या अकेला, ये नहीं होगा। अगला देखिए सवाल कि अगला सवाल देखिए, बैठ गए सब तरु छाया में, पंक्ति में रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप होगा। देखिए यहाँ पे ये सवाल बहुत ही जटिल सवाल है मित्रों, ये इस सवाल को बहुत ही ढंग से पढ़ना ज़रूरी है। देखिए आपको दिखने में बहुत आसान लग रहा है लेकिन आसान नहीं है। यहाँ देखिए तरु छाया, पंक्ति में रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप पूछा है इसमें, यहाँ शुद्ध नहीं है ये जो लिखा है। अब इसका शुद्ध रूप क्या होगा? देखिए ए में तरु छाया, यहाँ देखिए बीच में च का आगम हुआ है, यहाँ तरु छाया, इसमें च नहीं है तो है जैसे जैसे वैसे ही है। और सी में देखिए तरु छाया, इसमें भी च आया है, बीच में च आगम संधि है, चागम संधि व्यंजन संधि की। और तरु छाया ये भी नहीं होगा, क्योंकि एक होता क्या है कि जब कोई स्वर आता है, कोई स्वर और स्वर के बाद में छ आता है तो बीच में च का आगम होता है, जिसे चागम संधि भी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे सवाल कैसे जटिल बन गया कि तरु छाया में देखिए तरु प्लस छाया और तरु छाया, ये दिखने में दोनों ए और विकल्प सी समान लगता है यहाँ, लेकिन इनमें बहुत अंतर है। देखिए तरु लिखते हैं अपन तो रू छोटा आता है और यहाँ छोटा रू है, ठीक है। रू बड़े में इस प्रकार से गांठ लगाते हैं तो ये तरु। अब देखिए यहाँ रू बड़ा है और यहाँ रू छोटा है, यहाँ भी देखिए बीच में च आया है, यहाँ भी च आया है आधा च, और छाया का छाया, और यहाँ भी छाया है। तो इन दोनों में बहुत ही सूक्ष्म अंतर है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, और बहुत ही एक तरह से जटिल सवाल है, बहुत ढंग से पढ़ना ज़रूरी था कि यहाँ रू बड़ा है यहाँ रू छोटा है, बाकी और कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पर जो सही होगा, देखिए यहाँ तरु छाया में यह रू छोटा है तो इसका सही विकल्प सी होगा। तो रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप तरु छाया होगा सी, क्योंकि यहाँ पर रू बड़ा है यहाँ पर रू छोटा है। अगला सवाल देखिए आप, प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के लेखक। देखिए गोदान बहुत ही एक प्रसिद्ध उपन्यास है और ये गोदान के जो लेखक है ये मुंशी प्रेमचंद है, गोदान के लेखक प्रेमचंद है। इसके बाद अगला सवाल देखिए, यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त होगी, वाक्य का प्रकार बताइए। देखिए यहाँ वाक्य का प्रकार पूछा है, किस प्रकार का वाक्य? साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सभी। देखिए यहाँ पे जो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। एक साधारण को सरल वाक्य भी बोलते हैं, दूसरा मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, तीसरा संयुक्त वाक्य। तो देखिए यहाँ पे जो संयोजक शब्द है, देखिए योजक शब्द यदि और तो ऐसे यदि और तो ऐसे जो योजक शब्द होते हैं ये हमेशा ही मिश्र वाक्य में आते हैं, ये हमेशा मिश्र वाक्य में आते हैं। तो यहाँ पे यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे, ये मिश्र वाक्य होगा, क्योंकि मिश्र वाक्य में देखिए कि है, फिर है, तो भी, फिर भी, ऐसे शब्द यहाँ पे आते हैं, ऐसे शब्द आते हैं। और यहाँ आया देखिए तो ये, तो यहाँ पे क्या होगा? मिश्र वाक्य होगा। जबकि संयुक्त वाक्य में देखिए जो 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करता है वहाँ पे और, किंतु, परंतु, लेकिन ऐसे शब्द आते हैं वहाँ। तो संयुक्त वाक्य में ऐसे शब्द आते हैं, तो यह संयुक्त वाक्य नहीं होगा। और साधारण वाक्य में क्या होता है? एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, यानी एक ही कर्ता, क्रिया और कर्म होता है। तो यहाँ पे निश्चित है कि यह मिश्र वाक्य ही होगा। और मित्रों मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि तकरीबन जिस भी कंपटीशन के अंदर हिंदी भाषा आती है, हिंदी व्याकरण आती है, उसमें मिश्र वाक्य का तो सवाल हमेशा पूछते हैं। तो मिश्र वाक्य को आप ज़रूर ढंग से देख लीजिए। अगला देखिए,
निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण है। यहाँ देखिए तत्पुरुष समास का उदाहरण पूछा है, जो समास होते हैं उनके तत्पुरुष समास का उदाहरण। ए में देखिए आशा अतीत, बी में यथाशक्ति, सी में प्रतिदिन, और डी में देखिए आप, डी में होगा आमरण। तो देखिए यहाँ पर सही क्या होगा कि सबसे पहले हम एक का ही देखते हैं, आशा अतीत, आशा को अतीत करने वाला या आशा को अतीत करना। तो देखिए जब ये जो इस प्रकार है को की कारक आते हैं इस प्रकार से, तो वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ तत्पुरुष समास का उदाहरण आशा अतीत ही हो जाएगा। आशा को अतीत कर्म कारक तत्पुरुष समास होगा, और इसका अपादान भी हो जाता है, वैसे कर्म कारक तत्पुरुष समास होगा। यथाशक्ति नहीं होगा, यथा प्रतिदिन में प्रति आ गया और आमरण में आ गया। देखिए जहाँ पर इस प्रकार के जो उपसर्ग आते हैं यथा, प्रति, आ, अनु, वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। तो इसका सही विकल्प सवाल आशा अतीत ही होगा, तत्पुरुष समास का उदाहरण। अगला देखिए सरस का विलोम शब्द पूछा है। देखिए सरस जो रस सहित हो, रस सहित, सरस। यहाँ आप देखिए सरस का जो विलोम शब्द पूछा है उल्टा क्या होगा, नीरस, निर्जल, निर्जल यानी जल रहित है, निर्य नहीं होगा, दुर्गम भी नहीं होगा, कठिन ये वाला नहीं होगा। तो यहाँ होगा नीरस। नीरस का अर्थ होता है रस रहित, रस से रहित, जबकि सरस का अर्थ होता है रस से सहित होता है। तो यहाँ सरस का विलोम नीरस हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आप कि सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ पूछा है। यहाँ पर सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। देखिए सुगंध युक्त आभूषण, सुंदर आभूषण, सुंदर वस्तु में और गुण होना। देखिए सुंदर वस्तु में और गुण होना, सुगंधित होना। तो यहाँ पे देखिए सोने में सुगंध, एक तो सोना वैसे ही क्या है, महंगा है और अच्छी चीज़ है, और उसमें फिर सुगंध हो यानी अच्छे गुण हो तो और भी अच्छी बात होती है। तो इसका सही जो विकल्प होगा सुंदर वस्तु में और गुण होना, सी सही होगा इसका, सुंदर वस्तु में और गुण होना यानी और भी वो अच्छी होना। अगला सवाल देखिए अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। देखिए यहाँ सवाल को सही ढंग से पढ़ना चाहिए हमेशा। परीक्षा में क्या होता है, सफलता असफलता का एक डर रहता है, और उस स्ट्रेस या दबाव में हम सवाल को सही ढंग से नहीं पढ़ पाते और जिससे गलत होता है। जैसे ही हम परीक्षा भवन से बाहर निकलते हैं तो वही सवाल जो हमें नहीं आ रहा था अब वो सवाल हमें याद आ जाता है, उसका सही उत्तर याद आ जाता है। तो प्रश्न को हमेशा सवाल को ढंग से पढ़ना चाहिए कि अग्नि का पर्याय नहीं है। देखिए मयूख, पावक, वहनी, कृषाणु। देखिए अग्नि का पर्यायवाची नहीं पूछा है। पावक होता है, वहनी होता है और कृषाणु भी होता है। आग, पावक, कृषाणु ये सब अग्नि के क्या है, पर्यायवाची, लेकिन मयूख नहीं है। देखिए यहाँ पे मयूख नहीं है, क्योंकि मयूख का अर्थ होता है किरण, किरण होता है या फिर चमक या फिर दीप्ति, ये मयूख का अर्थ होता है। तो ये इसमें पर्यायवाची नहीं है अग्नि का मयूख। इसका सही होगा ए विकल्प, सही करना है, परीक्षा के अंदर करना था। अगला सवाल देखिए कि कौन सा समस्त पद मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। देखिए फिर यहाँ उदाहरण नहीं है, मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। देखिए ये मध्यम पद लोपी या लुप्त पद तत्पुरुष समास ये क्या होते हैं कि कारक चिन्हों के साथ साथ कुछ अन्य पद भी लुप्त हो जाते हैं, उन्हें मध्यम पद लोपी या लुप्त पद तत्पुरुष समास कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ जो पवन, पनचक्की, देखिए पनचक्की, पन से चलने वाली चक्की, वन मानुष, वन में रहने वाला मानुष, यहाँ फिर देखिए आप
मधुप, मधुप का अर्थ देखिए ये नहीं होगा, मधुप का अर्थ होता है भौरा, भौरा यानी अपन कह सकते हैं शहद की मक्खी। जो शहद की मक्खी है वो कौन है, भौरा ही होता है। तो यहाँ देखिए यहाँ कोई पद लुप्त नहीं हो रहा, सीधा अर्थ निकल रहा है कि मधुप। बाकी इसमें देखिए पन से चलने वाली, से चलने वाली ये लुप्त हो गया। वन में रहने वाला, तो में रहने वाला वनवान उसमें लुप्त हो जाता है। घृतान, देखिए घृतान, घी में पका हुआ अन्न। घृतान का अर्थ देखिए घी में पका हुआ अन्न। तो इसमें भी देखिए घृतान में जब हमने इसका समस्त पद बनाया तो देखिए घी में पका हुआ, ये देखिए ये लुप्त हो गया, हुआ में पका ये लुप्त हो गया, और बचा क्या है, घी और अनि बचा है, और बाकी ये सब लुप्त हो गए। तो लेकिन यहाँ पे जो मधुप है इसमें कोई लोप नहीं हुआ है। तो इसका 181 का जो प्रश्न है उसका सही विकल्प मधुप होगा, यानी मध्यम पदलोपी तत्पुरुष समास का उदाहरण मधुप नहीं है। अगला सवाल देखिए, किस विकल्प में ईए प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ। देखिए यहाँ ई बड़ा आया, ईए प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ। देखिए पणिन प्लस ईए, पणिन प्लस ईए पाणिन, तो पाणिनीय, विचारणीय, विचार प्लस अनीय या नीय, मानव प्लस ईए तो यहाँ भी हो रहा है, भवत प्लस ईए यहाँ भी हो रहा है, यानी इसमें भी ईए प्रत्यय है, मानवीय में है और भवदीय में है। लेकिन यहाँ पे देखिए विचारणीय में नहीं है, क्योंकि विचार शब्द अलग है, विचार शब्द अलग है, और फिर णीय यानी नीय शब्द अलग है, तो यहाँ नहीं है। बाकी सभी में ईए है, लेकिन यहाँ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ विचार के बाद में णी बच गया, णी का मतलब नी हो गया, तो यहाँ पे ये नहीं है। 182 का सही जो ईए का प्रयोग नहीं हुआ है वो विचारणीय में नहीं हुआ। अगला सवाल देखिए कि अगला सवाल क्या है कि किस विकल्प में, देखिए अगला सवाल है, एक अकेला 2-11 का अर्थ पूछा है। एक अकेला 2-11, ये एक अकेला है और ये एक ये 2 हो गए, तो ये कितने हो गए, 2-11 हो गए। एक प्रवृत्ति का नहीं होना, संगठन में शक्ति होती है, झगड़ा दोनों ओर से होता है, चालाक को चालाक से काम पड़ता है। देखिए यहाँ जो होगा संगठन में शक्ति होती है, पहले एक अकेला था और उसके पास लग गया, तो कितने हो गए, 1-11 हो गए। तो एक अकेला 2-11 करता संगठन में शक्ति होती है। इसका सही विकल्प बी होगा। अगला सवाल देखिए, वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है। हाथ में थाम कर का मतलब पकड़ कर, हाथ में पकड़ करके चलाया जाता है। उस वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा है, वन वर्ड पूछा है यहाँ पे। तो देखिए ये सवाल मैं आपको मित्रों परीक्षा की दृष्टि से मैं फिर बता देता हूँ कि इस प्रकार के जो सवाल है ये बहुत बार पूछे गए हैं और आगे भी बहुत बार पूछे जाएंगे। ऐसे सवालों का बहुत ही आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे देखिए इसी सवाल में कि जो हाथ में थाम करके चलाया जाता है वो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा। देखिए यहाँ पे अस्तर, शस्त्र, ढाल, चक्कर। देखो ढाल और चक्कर इन दोनों को छोड़ दीजिए आप। परीक्षा में हमेशा ही जो सबसे आपको कमज़ोर सवाल लग रहा है, कमज़ोर ऑप्शन लग रहा है, पहले उसको काट दीजिए आप। ये दोनों का हम कमज़ोर लग रहे, काट दिया। अब आया है कि हाथ में थाम कर यानी पकड़ के चलाया जाता है। तो देखिए ये इसका सही विकल्प होगा शस्त्र। शस्त्र होता है वो हाथ में पकड़ करके चलाया जाता है। जैसे तलवार है, लाठी है, लकड़ी, ये सब शस्त्र है। लेकिन अस्त्र है वो क्या होते हैं, वो फेंक करके चलाए जाते हैं। कैसे चलाए जाते हैं, फेंक करके चलाए जाते हैं। जैसे अपन कह सकते हैं जो मिसाइलें होती है, अब ये जो मिसाइलें होती है देखिए ये क्या होती है, ये अस्त्र ही होती है, क्योंकि जैसे अमोघ अस्त्र होते हैं, ये ब्रह्मास्त्र होते हैं। तो ये हम
यहाँ से बैठे ही दूर तक किसी पर प्रहार कर सकते हैं। तो हाथ में जो थाम करके चलाया जाता है वो शस्त्र ही होता है। आपको ध्यान रखना है इसका, तलवार आदि ये शस्त्र होते हैं। तो यहाँ सही विकल्प शस्त्र होगा। आगे सवाल देखिए, अनंग शब्द का अर्थ है। देखिए अनंग, अन प्लस अंग, अन प्लस अंग, न कि यहाँ हलंत है, ये उपसर्ग हो गया, ये अंग हो गया, यानी अंग से रहित, अंग से रहित, जिसके अंग नहीं है। तो अनंग शब्द का अर्थ पूछा है बिना नग का, ये नहीं होगा, नग का नहीं होगा। नासिका रहित, ये भी नहीं होगा। बिना शरीर का, ये हो जाएगा। देखिए अंग यानी शरीर, तो बिना शरीर का हो जाएगा। इसका ये जो मिथ्या ज्ञान, ये भी नहीं होगा, मिथ्या ज्ञान भी नहीं होगा। तो इसका सही जो विकल्प होगा, अनंग शब्द का अर्थ होगा बिना शरीर का। जैसे कामदेव है, कामदेव भी इसका अर्थ होता है देह रहित, अनंग का अर्थ देह रहित या शरीर रहित, तो ये हो जाएगा इसमें। अगला सवाल देखिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत को चुनना है, जो गलत है उसको चुनना है। यहाँ देखिए आप गलत को चुनना है, जिसे क्रय किया गया हो। देखिए क्रय यानी खरीदा गया हो, तो क्रय किया गया हो वो क्रीप सही है। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो, सिप्र हस्त, सिप्र यानी तेज, हस्त यानी हाथ, सही है। सुंदर और लंबे बालों वाली स्त्री, देखिए यहाँ आया है विकेसिनी। और डी में देखिए, पहले अगला देख लीजिए कि जो कृत्रिम वेश धारण कर लेता हो, छद्मी, ये भी, ये तो सही है ये। लेकिन यहाँ देखिए कि सुंदर और लंबे बालों वाली स्त्री, सी देखिए, वो स्त्री जिसके सुंदर हो और लंबे बाल हो, वो विकेसिनी नहीं होता। यहाँ क्या लिखा है, विकेसिनी लिखा है। विकेसिनी नहीं होता है, वो होता है केसिनी। केसिनी किसको कहते हैं, जो सुंदर हो और लंबे बालों वाली स्त्री हो, उसे केसिनी कहते हैं। लेकिन यहाँ वी लगा हुआ है, तो इसका असंगत सी होगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए। यहाँ देखिए अशुद्ध वाक्य का चुनाव करना है। अशुद्ध जो गलत वाक्य, उसका चुनाव करना है। पहले देखिए किसी और अन्य से परामर्श लीजिए। सी में देखिए कृपया अपना वक्तव्य प्रदान कर अनुग्रहित करें। हम सब में मानवीय दुर्बलताएं हैं, मैं निरंतर कार्य करने का अभ्यस्त हूँ। यहाँ देखिए जो विकल्प है, यहाँ पे ए सही होगा। निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए। अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा, ए होगा। बाकी जो बी है, सी है, डी है, ये तीनों ही शुद्ध है, ये तीनों ही शुद्ध वाक्य। लेकिन पहला अशुद्ध है, क्यों है ये भी देखिए, किसी और अन्य से। देखिए यहाँ और आ गया है, तो अन्य की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ होगा किसी। देखिए यहाँ इसका सही क्या होगा, किसी और से परामर्श लीजिए, ये होगा इसका सही। यहाँ अन्य नहीं आएगा, जबकि यहाँ अन्य आया हुआ है, और आ गया तो अन्य की ज़रूरत ही नहीं है। तो अशुद्ध वाक्य यहाँ पे ए है। देखिए वाग जाल का संधि विच्छेद होगा। यहाँ संधि विच्छेद पूछा है वाग जाल का। ए में देखिए वाक प्लस जाल, देखिए यहाँ पे क के हलंत है वाक में। यहाँ देखिए बी में वाक प्लस जाल, यहाँ देखिए क के हलंत नहीं है, क पूरा है। सी में देखिए वाक ग प्लस जाल, यहाँ देखिए ग के हलंत है। और डी में देखिए जो डी है वाग प्लस जाल, यहाँ ग के हलंत नहीं है। तो यहाँ पे आप फिर से ध्यान दीजिए कि वागजाल का सही संधि विच्छेद पूछा है। देखिए यहाँ पे इसका सही संधि इसमें होती है व्यंजन संधि, वाक प्लस जाल।
वाक जाल। क के हलंत आता है क्योंकि यहाँ देखिए ग आधा है, तो होता क्या है कि क का ग होता है, यानी प्रथम वर्ग का जो प्रथम वर्ण होता है उसका तृतीय वर्ण होता है। यानी आपने देखा होगा कि क च ट त प का ग ज ड द भ होना, क च ट त प का, क का तीसरा ग, च का ज, इस प्रकार से ये होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, वाक जाल है तो इसका सही होगा ए, वाक प्लस जाल, क के हलंत आएगा और जाल पहला ही सही होगा, व्यंजन संधि होगी। देखिए अगला सवाल, विद्याधन शब्द में कौन सा समास है। देखिए विद्याधन में समास पूछा है, किसमें, विद्याधन में। देखिए यहाँ पे पहले में कर्मधारय, दूसरे में बी में तत्पुरुष, सी में अव्ययीभाव और डी में द्वंद्व है। तो विद्याधन में कौन सा समास है। देखिए कर्मधारय होगा इसका, क्योंकि विद्या रूपी धन, इसका जो समास विग्रह होगा वो होगा विद्या रूपी धन। तो यहाँ पे तत्पुरुष भी नहीं होगा, अव्ययीभाव भी नहीं होगा, द्वंद्व भी नहीं होगा, सही होगा कर्मधारय समास। अगला देखिए, कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। देखिए कवि का स्त्रीलिंग शब्द पूछा, लिंग परिवर्तन पूछा है। तो कवि पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग बनाना। देख कवित्री ये नहीं होता, कवियत्री ये भी नहीं होता है। सी में देखिए कवयित्री ये ही होगा, और कवियत्री ये भी नहीं होगा। मित्रों में आपको मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से फिर मैं बता देना चाहता हूँ कि ये सवाल है, यहाँ देखिए स्त्रीलिंग में पूछ लिया, लेकिन ये शुद्ध अशुद्ध के अंदर भी बहुत आता है। ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका शुद्ध रूप कवयित्री होगा, कवित्री यानी सी होगा इसके अंदर, इसका सही विकल्प सी होगा। अगला सवाल देखिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में संगत को चुनना। संगत का मतलब सही को चुनना है। देखिए यहाँ सही को चुनते हैं कि जिसकी इप्सा की गई हो। ईशान, ईशान नहीं होता, ईशान एक कोण होता है, ये नहीं होगा। ईशान्य कोण भी नहीं होगा, जो उत्तर और पूर्व का कोण होता है ईशान कोण, ये नहीं होगा। तो इप्सा की गई हो, इसका एक वाक्यांश के लिए शब्द सही नहीं है। अगला देखिए इसी में बी में, जो छाती के बल चलता हो। देखिए जो छाती के बल चलता हो वो उत्कर्षित नहीं होता, वो होता है उर्ग। जैसे सांप है, सांप छाती के बल पे चलता है। उर यानी हृदय होता है, तो जो हृदय के बल पे चलता हो तो उससे उत्कर्षित नहीं होगा, तो बी भी नहीं होगा। अब सी में देखिए, जिसकी दोनों पक्षों में निष्ठा हो, उभय निष्ठ, उभय का अर्थ होता है दोनों, और दोनों पक्षों में निष्ठ यानी निष्ठा हो, उभय यानी दोनों, निष्ठ यानी निष्ठा हो, तो उभय निष्ठ, इसका सही विकल्प सी होगा। लेकिन अपन डी का भी देखते हैं, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो। देखिए जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो वो कृतार्थ नहीं होता है, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो कुलीन होता है, तो इसका ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर वाक्यांश के संदर्भ में संगत को चुनना, यानी सही कौन सा है, तो इसमें सी सही होगा, जिसकी दोनों पक्षों में निष्ठा हो, उभय निष्ठ। सही विकल्प सी होगा, इसका उभय निष्ठ होगा। अगला देखिए, निम्न शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है। देखिए शुद्ध वर्तनी पूछिए, क्या पूछा है, शुद्ध वर्तनी कि अनुग्रहित है। ये अनुग्रहित है, ही छोटा है या ही बड़ा है, यहाँ ग के में रह है या ग में रह है, या अनु प्लस गृहित, ग में देखिए री है, या ग में देखिए री, इस प्रकार से री स्वर है। डी में देखिए अनुगृहित, डी में क्या है, अनुगृहित, देखिए यही सही होगा। देखिए इसका अनुगृहित कैसे सही होगा, इसमें होता है अनुगृहित, देखिए यहाँ ये री आता है,
और जब ये री आता है आगे इत पढ़ते लगता है तो ईत होता है, ईत ईत पढ़ते लगता है। अनुगृहीत, ये सवाल भी कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इसको देखिए डी होगा यहाँ पे, सही शुद्ध वर्तनी वाला अनुगृहीत ही होगा। अगला देखिए आप, अगला सवाल है निम्न शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है। ये तो हो ही गया अनुगृहीत। निम्न में से संधि के संबंध में सही विकल्प का चयन करना। देखिए इसमें ये सवाल काफ़ी जटिलता के रूप में दिया है कि संधि के संबंध में सही विकल्प कौन सा। देख सही का चयन करना है, यानी एक विकल्प सही है बाकी सभी विकल्प गलत है। पहले हम देखिए परि प्लस कार, देखिए ढंग से देखिए परि प्लस कार परिष्कार, लेकिन देखिए यहाँ पे आप देखिए परी के आगे दो बिंदी लगी यानी विसर्ग लगे हुए हैं, विसर्ग नहीं आता है। इसका सही होता है परी प्लस कार होता है, ये विसर्ग नहीं आता है। यहाँ पे ये जो विसर्ग आया देखिए यहाँ पे ये विसर्ग नहीं आता है, क्योंकि परी उपसर्ग के बाद में कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द आता है तो परिष्कार, ये श मूर्धन्य श आ जाता है, तो ये भी नहीं होगा। बी में देखिए प्रो प्लस ज्वल, ये तो हो ही नहीं सकता। देखिए यहाँ दो ज्वल ऐसे जय जय ये आ गया, प्रोज्वल, ये नहीं होगा। इसका होता है पर प्लस उज्ज्वल होता है। और यहाँ देखिए प्रोज्वल ज्वल, यहाँ ये भी गलत है, प्रोज्वल पर प्लस उज्ज्वल होता है, इस प्रकार से उज्ज्वल और पर ये उपसर्ग, तो यहाँ ये सही नहीं है। फिर देखिए सी में कृपा प्लस आचार्य, देखिए कृपा में पा में देखिए आ, और यहाँ आचार्य में आ प्लस आ मिलकर के आ बनता है, और ये बन गया कृपाचार्य। और यहाँ पे जो संधि है वो दीर्घ स्वर संधि हो गई, तो ये इसका सही विकल्प है, कृपा प्लस आचार्य, सही विकल्प यही है इसका। लेकिन देखिए यहाँ पे अपन अगला देखिए नी प्लस स्थूर, ये नहीं होगा। ये देखिए इसमें इस प्रकार से होगा नी, और आगे यहाँ विसर्ग लगेगा, नी प्लस ठूर होगा, निष्ठूर होगा। ये नी प्लस ठूर, यहाँ विसर्ग लगेगा, विसर्ग संधि, ये देखिए। तो यहाँ पे देखिए विसर्ग नहीं लगा हुआ है और स्तूर ये भी नहीं होगा। तो ये देखिए सवाल काफ़ी जटिल सवाल है और काफ़ी गहराई में दिया हुआ सवाल है, गहराई से सूक्ष्म इसका अध्ययन करना ज़रूरी है। तो यहाँ सही होगा कृपा प्लस आचार्य। अगला सवाल देखिए, किस विकल्प में इत प्रत्यय, देखिए ई छोटा है, इत प्रत्यय का प्रयोग तद्धित रूप में हुआ। ये देखिए काफ़ी जटिल सवाल है कि इत प्रत्यय का प्रयोग है तद्धित के रूप में हुआ। देखिए पहले बात करते हैं कि प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कृदंत और दूसरे जो प्रत्यय होते हैं वो तद्धित। कृदंत वे होते हैं जो क्रिया से बनते हैं और तद्धित होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनते हैं। तो पहली बात तो यहाँ ये हो गई। अब हम इसका हल करते हैं। यहाँ तद्धित प्रत्यय का पूछा है, तद्धित प्रत्यय बनता है जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से जिस प्रत्यय का निर्माण हो वो तद्धित प्रत्यय होता है। तो हमें यहाँ संज्ञा सर्वनाम और विशेषण जो मूल शब्द है वो ढूंढना पड़ेगा पहले। देखिए पहले हम बात करते हैं कि मापित, ये नहीं होगा, मापना नहीं क्रिया है, माप प्लस इत मापित। लिखित, लिखना क्रिया है, ये कृदंत प्रत्यय है। लिखना जिनके पीछे ना आता है, लिखना, पढ़ना, हंसना, खेलना, कूदना ना आता है वो क्रिया होता है, तो ये क्रिया यानी कृदंत प्रत्यय, ये भी नहीं होगा। याचित शब्द बना, याचना ना आ गया तो याचित भी नहीं होगा, ये भी कृदंत, ये भी कृदंत, ये भी कृदंत। अब देखिए इसमें दुखित, ये जो दुखित, यहाँ आप देखिए दुख शब्द है, ये एक संज्ञा है और जो संज्ञा से बनते हैं वो तद्धित प्रत्यय होते हैं, और दुख से इत प्रत्यय लगे यहाँ बन गया दुखित।
दुखित बन गए, एक तरह से दुखी। वैसे दुखी, दुख में तो संज्ञा, लेकिन दुखी में क्या है, विशेषण, और यहाँ हो गया दुखित है ये। तो ये देखिए यहाँ इसका सही विकल्प होगा डी। ये तद्धित से बना है, ये संज्ञा से बना है। अगला सवाल देखिए, अवधूत का अर्थ है। देखिए अवधूत, पहली बात है अवधूत का अर्थ पूछा है कि अनाहुत, अनाहुत नहीं होगा, एक तो होता है आहूत यानी बुलाना, अनाहुत यानी नहीं बुलाना। मस्त और फक्कड़, अवध का रहने वाला नहीं होगा, अवधवासी हो जाएगा। अवधि बोलने वाला भी नहीं होगा, अवधवासी वो हो जाएगा। तो यहाँ अवधूत का अर्थ पूछा है, तो ये भी नहीं हुआ। अनाहुत, आहूत, बुलाना, अनाहुत बिना बुलाए, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका फिर सही विकल्प कौन सा होगा? इसका सही विकल्प होगा मस्त और फक्कड़। देखिए अवधूत कहते हैं किसको है? जो सांसारिक मोह माया से मुक्त हो चुका है, सांसारिक मोह माया से मुक्त है, दूर है, वो अवधूत होता है। तो जो सांसारिक मोह माया से दूर होता है वो मस्त और फक्कड़ होता है। तो यहाँ सही विकल्प क्या होगा? मस्त और फक्कड़ अवधूत का अर्थ। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नीर उपसर्ग से बना है? नीर, देखिए र के हलंत है, यहाँ नीर में उपसर्ग से नहीं बना पूछा है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द नीर उपसर्ग से नहीं बना है? बाकी सभी नीर उपसर्ग से बने हुए हैं, लेकिन एक विकल्प ऐसा है जो नीर उपसर्ग से नहीं बना है। देखिए निर्वचन, देखिए व के ऊपर र है, तो यह निर्वचन, र में भी हलंत है, ये तो बना है। निर्वाह, देखिए निर्वाह, ये नीर प्लस वाहा, ठीक है। इसमें भी देखिए र ऊपर आया, ये र निर्वाह में हलंत है, र के, और यहाँ भी र के हलंत है नीर में भी, तो ये भी नीर उपसर्ग से बना हुआ है। अगला देखिए नीरत, देखिए यहाँ नीरत, नी प्लस रथ, यहाँ उपसर्ग है नी, जबकि पूछा है कि निर उपसर्ग से नहीं बना है, तो ये निर से नहीं बना, ये नी प्लस रथ। यहाँ जो नीरत है, नी धन रथ, तो ये नी उपसर्ग है, र नहीं है, निर नहीं है, तो इसका सही जो विकल्प होगा वो नीरत होगा। देखिए अगला भी मैं आपको थोड़ा विश्लेषण बताता हूँ। निर्मूल, देखिए मैं के मुंह के ऊपर र है, इसका होता है निर धन मूल, तो ये भी निर उपसर्ग से बना है। तो निर उपसर्ग से जो नहीं बना है वो होगा नीरत। अगला सवाल देखिए कि अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। जो गलत है उस अशुद्ध शब्द का चयन करना, गलत शब्द का। देखिए पीड़ित, जड़मती, योगरूढ़, निरोगी। देखिए पीड़ित में सही है, पीड़ित है, जड़ है, मति, मति बुद्धि, जड़मती, योग और रूढ़, ये भी सही है। निरोगी, निरोगी होगा इसका। देखिए अशुद्ध जो है ये है निरोगी। देखिए निरोगी कैसे लिखते हैं? नी बड़ी आती है, नी में ई की बड़ी मात्रा है। यहाँ ई देखिए, नी में नी छोटी है, यहाँ बड़ी आएगी, ई आएगी, निरोगी, और इसका संधि हो जाएगी नीर प्लस रोगी, तो नी बड़ी आएगी। यहाँ पे अशुद्ध का चयन करना है, निरोगी हो जाएगा, नी छोटी है, बड़ी होगी यहाँ पे। अगला सवाल देखिए, द्वंद्व समास के भेदों के संदर्भ में असंगत को चुनिए। देखिए द्वंद्व समास के उदाहरण पूछे हैं, और जो द्वंद्व समास के जो उनके भेदों के बारे में पूछा है, और चयन किसका करना? असंगत, जो गलत है, संगत नहीं है। यहाँ आप देखिए गंगा यमुना। देखिए पहले मैं आपको बता देता हूँ कि द्वंद्व समास में क्या होता है, तीन भेद होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ गंगा यमुना, ईतरेतर, गंगा और यमुना, ये तो सही है। कृष्ण अर्जुन, ये वैकल्पिक द्वंद्व है, ये नहीं है, क्योंकि कृष्ण और अर्जुन होगा, कृष्ण और अर्जुन, ईतरेतर होगा, वैकल्पिक नहीं होगा। सी का देखिए 71, 70 और 1 71, ईतरेतर, ये भी सही है। बाल बच्चा समाहार द्वंद्व है, समूह का बोध कराते हैं। देखिए बाल बच्चे, ये समूह का बोध कराते हैं। तो यहाँ जो सही देखिए भेदों से असंगत है कृष्ण अर्जुन,
या वैकल्पिक नहीं होगा, या होगा इतरेतर। मैं आपको जानकारी की दृष्टि से बता देता हूँ कि द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। एक होता है इतरेतर, जिसका विग्रह करने पर और आता है, जैसे सीताराम सीता और राम, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी और नारायण, गंगा यमुना गंगा और यमुना, कृष्णा अर्जुन कृष्ण और अर्जुन। और दूसरा भेद होता है समाहार। समाहार है, ये समूह का बोध कराता है और इसमें लगता है जैसे आदि शब्द लगता है, जैसे दाल रोटी, फल फूल, चाय वाय, चाय आदि हो जाता है, फल फूल में फल आदि हो जाता है, दाल रोटी में दाल आदि हो जाता है। और तीसरा द्वंद्व समास का जो भेद होता है, ये 1 हो गया, ये 2 और ये 3। तीसरा भेद होता है वो होता है विकल्पक द्वंद्व। विकल्प में क्या, जब हम विग्रह करते हैं समास विग्रह तो या लगता है, जैसे धर्मा अधर्म, धर्म या अधर्म। तो यहाँ पे देखिए इसका संदर्भ असंगत को चुनना, कृष्णा अर्जुन, ये होगा असंगत है ये। इसी प्रकार से देखिए आप अगला सवाल, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ पूछा है यहाँ पे। देखिए किसका, अंधे की लकड़ी, मुहावरे का अर्थ सही अर्थ पूछा है। पहले हम देखिए, निर्गुणी को कोई अमूल्य वस्तु अनायास प्राप्त होना, जहाँ अव्यवस्था हो, एकमात्र सहारा, प्राप्त न होने पर उस वस्तु को बेकार बताना। देखिए अंधे की लकड़ी, ये बहुत ही प्रचलित और सरल मुहावरा है। देखा आपने करीबन तकरीबन अपने समाज में भी इस प्रकार से बोलते हैं। तो अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, इसका सही विकल्प होगा एकमात्र सहारा, अंधे की लकड़ी। तो सही विकल्प सी होगा। अगला सवाल देखिए, लास्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा शब्द परि उपसर्ग से, देखिए यहाँ पूछा क्या है कि जो परि उपसर्ग से बना, परि उपसर्ग से बना हुआ पूछा, ठीक है। देख परिधि, परि प्लस धी, ये तो हो जाएगा, परि से बना है। पराकाष्ठा, कौन सा शब्द परि उपसर्ग से, पराकाष्ठा में देखिए परा से बना है, परि नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। परदक्षिणा में देखिए पर प्लस दक्षिणा पर है, और परजीवी में पर है, और यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ परा, परा, पर। लेकिन परिधि में देखिए आप, परिधि में निम्न से कौन सा शब्द परि उपसर्ग से बना, तो ये होगा परि प्लस धी होगा, परि प्लस धी। यहाँ सही विकल्प परि उपसर्ग से बना परिधि होगा। तो दोस्तों, जो बीएसटीसी परीक्षा डीएलएड परीक्षा 2020 में जो सवाल पूछे गए थे, उनके हिंदी के जो प्रश्न थे उनके हल किए। और ये आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही यदि पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे और ताज़ा और लेटेस्ट खबरें भी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।